हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला है। काफी डिमांड थी, काफी समय से बड़े कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शुरुआत कर ही देनी चाहिए। तो आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। ज्यादा टाइम में खराब नहीं करूंगा। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो दो पार्ट से डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एक होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट होगा फिजिकल ज्योग्राफी। तो मैं सबसे पहले पॉलिटिकल या फिजिकल ज्योग्राफी में जो स्टार्ट करने वाला हूं वो हम बिल्कुल यूनिवर्स से शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, कि पूरा यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स पूरा पढ़ने के बाद पृथ्वी से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर सातों कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और फिर उसके अलावा जितने भी ओशंस हैं उनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरा पार्ट इसमें कंप्लीट किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफी सारी वीडियोस इस पर पड़ी हुई हैं और मैं क्लासेस भी काफी सारी आपको दे रहा हूं। करंट अफेयर से लेकर जितनी भी क्लासेस जीएस की हो सकती हैं वो भी मैं क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। देखोगे, आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा मैटर यहाँ पर लिखा हुआ भी है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और इस मैटर का आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आ ही जाता है। तो चलो शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखो, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूं। जैसे यहाँ पर पहले हमने जब भूगोल शुरू किया था तो उसके बारे में बताया भी था, लेकिन फिर मैंने डिटेल से सारी चीजों को यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देखोगे, मैं थोड़ा सा माइक नीचे कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर देखोगे, जैसे भूगोल के फादर ऑफ भूगोल किसको कहा जाता है? फादर ऑफ भूगोल किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा हिकेटियस। सारे पॉइंट नोट करोगे अपनी कॉपी में। दूसरा, व्यवस्थित भूगोल का जनक, मतलब सही तरीके से, रेगुलर तरीके से, सही तरीके से व्यवस्थित किसने किया है? देखो, फादर जरूर है हिकेटियस, लेकिन सही तरीके से और सही ढंग से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जा रहा है? इरेटोस्थनीज को जाता है। तो यहाँ पर व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन होगा? इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक कहे जाएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर संस्कृति भूगोल का जनक। संस्कृति भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल ओ साबर। संस्कृति भूगोल का, संस्कृति का मतलब होता है यहाँ से कल्चरल ज्योग्राफी। जो कल्चरल ज्योग्राफी है उसका फादर किसको कहा जाता है? कार्ल ओ साबर को कहा जाता है। इसके अलावा है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है, जिन्होंने विश्व मानचित्र बनाया था उनका नाम था एनेक्शीमेंडर। एनेक्शीमेंडर, तो ये भी नाम याद रखोगे आप दोस्तों। फिर आगे है प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता का नाम बताइए। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन थे? हरवर्डसन। हरवर्डसन, क्या नाम है? हरवर्डसन प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता थे। इसके अलावा देखोगे, फिजिकल भूगोल का फादर किसको कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। फिजिकल भूगोल का कहा जाता है पॉलीडोनियस। पॉलीडोनियस को फिजिकल भूगोल का कहा जाता है। फिर इसमें लिखा है भूगणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? भूगणितीय भूगोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो नाम है दोस्तों, एक तो है थेल्स, एक तो थेल्स है, और दूसरे नाम पर कौन है? अनेक्सीमेंडर। देखो, अनेक्सीमेंडर का नाम यहां भी है और अनेक्सीमेंडर का नाम यहां भी है, तो दोनों में याद रखोगे। यहां पर इन्होंने विश्व का मानचित्र भी बनाया है और भूगणितीय भूगोल का संस्थापक भी इन दोनों को कहा जाता है। इसके अलावा वातावरणवाद का प्रेरणा किसको कहा जाता है? वातावरणवाद हेरोडोट्स के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा मॉडल संकल्पना के जनक कौन है? मॉडल संकल्पना के जनक है पीटर हेगेट। कौन है? पीटर हेगेट। और इसमें है अक्षांश व देशांतर के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का क्लाइमेट किसने बताया? भाई देखोगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बेसिस पर सबसे पहले क्लाइमेट किसने बताया था वर्ल्ड का? तो नाम होगा हिप्पार्कस। किसने बताया? हिप्पार्कस। तो मैं हट जाता हूं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। अब हम करेंगे यहाँ पर टॉपिक की शुरुआत। तो देखोगे, आज हम आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ज्यादा बड़ी वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना डेटा नहीं होता है कि अच्छी क्वालिटीज में वीडियो, फिर में कभी कभी ब्लर भी हो जाती है वीडियो। लेकिन मैं बोलता इतना हूं कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया करो, ठीक है। चलो भाई, आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उस टॉपिक को देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो क्या टॉपिक है? तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी।
वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे आज। इस विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो यूनिवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्स की बात करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स को हिंदी में बोलते हैं हम ब्रह्मांड। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मांड की यहाँ पर बात की जाएगी दोस्तों। यूनिवर्स किस तरीके से बना था, क्या क्या इसके सिद्धांत थे, सारी चीजों को मैं इसमें एक एक करके समझाऊंगा। अच्छे से समझेंगे क्लास को, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं करेंगे और आपको मजा भी आएगा क्लास को। देखो, यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही पॉइंट आता है कि यूनिवर्स आखिरकार है क्या। ठीक है, यूनिवर्स हम कहते किसको हैं? तो एक बहुत ही सी सिंपल मैं बताऊं आपके लिए बात कि अगर आप सर उठा के आसमान की तरफ देखोगे तो जो कुछ भी नजर आएगा आपको आसमान के अंदर, जितने भी आपको एक तरीके से मैं कहूं कि एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, खगोलीय जितने भी पिंड हैं, चाहे वो ग्रह हो, वो तारे हो, मंदाकिनी हो, नक्षत्र, जितना भी कुछ आपके लिए उल्का पिंड हो, जितना भी कुछ आपको दिखेगा वो सब के सब ब्रह्मांड का ही पार्ट है। आप बोलोगे सर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? तो दोस्तों अभी ब्रह्मांड का कुछ नहीं पता है कि ये कहां पर खत्म होता है। ये अनंत कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो एक ऐसी चीज है ब्रह्मांड जिसके बारे में हम सिर्फ जो हमने खोज लिया है वो ठीक है और पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या है। तो ब्रह्मांड की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या थ्योरीज थी इसके लिए। तो सबसे पहली थ्योरी हम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। देखो सारी थ्योरीज मैं पढ़ाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है सारी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो तो हम बात करेंगे। तो टॉलमी ने 143 में ईस्वी में एक अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला था कि जितने भी ग्रह हैं, कि ये जो ब्रह्मांड है मैं एक तरीके से बना लेता हूं, वैसे तो इसका कोई वो नहीं होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ब्रह्मांड का कोई ओर छोर नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बना देता हूं कि मान लो ये ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ उल्कापिंड हैं, कुछ ग्रह हैं, कुछ तारे हैं, सूरज भी इसी के अंदर है, सारे के सारे सब कुछ है। कि बोले ब्रह्मांड का जो सेंटर है, जो सेंटर बिंदु है, वो उन्होंने बोला अर्थ। क्या बोला? अर्थ। कि ब्रह्मांड का जो सेंटर बिंदु है वो क्या है? अर्थ है। और इस अर्थ के चारों तरफ सूर्य और जितने भी ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बोला भाई? टॉलमी ने। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। टॉलमी ने क्या बोला कि जो अर्थ है ये ब्रह्मांड के सेंटर में है और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? घूम रहे हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ अभी घूमते, उन्होंने बोला कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस थ्योरी को जब इन्होंने दिया दोस्तों, तो इनकी इस थ्योरी को बोला गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोला गया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये पेपर में आती है भाई कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। और ठीक है, जो मैंने आपको भी समझाई है मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी और आपको याद भी रहेगी हमेशा। पहली क्लियर हुई बात? क्लियर हुई दोस्तों। दूसरी बात इसके अंदर करते हैं कि फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए काफी टाइम बाद और इनका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था दोस्तों? कोपरनिकस। ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी और इन्होंने जस्ट इसके उलट थ्योरी दी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। और इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रह्मांड का सेंटर है उस ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ नहीं है। ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ नहीं है। ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है? सन। क्या है? सन, सूर्य। कि ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य है और अर्थ और जितने भी ग्रह हैं अर्थ के अलावा वो सबके सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का रिवोल्यूशन कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सारी बात समझ में? ये थ्योरी किसने दी? कोपरनिकस ने। जब इन्होंने ये थ्योरी दी तो इनकी इस थ्योरी को बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोला गया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको बोला गया। और जब ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, तो इस
थ्योरी को मान्यता मिली। इस थ्योरी को और सारे वैज्ञानिक जितने थे उन्होंने माना कि ये थ्योरी सही है, और इसी थ्योरी के बेस पर काफी सारे लोगों ने और भी थ्योरी दी, और आज देखोगे ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि हम यही पढ़ते हैं आज भी कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, हम यही पढ़ते हैं ना आज भी। तो वो थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? कोपरनिकस ने दी थी। तो ये दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है यहां तक की बात? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख लिया करो जैसे मैं लिखता हूं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। रफ करता चला जाऊंगा मैं साथ के साथ, इसलिए साथ के साथ नोट भी करते चले जाए पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो भाई इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो एक वैज्ञानिक और हुए और इनका नाम था केपलर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वैज्ञानिक और हुए, इनका नाम क्या था दोस्तों? केपलर। और केपलर ने 1630, कब दोस्तों? 1630 में अपने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ नियम दिए, कुछ रूल है। और केपलर के कितने नियम हैं दोस्तों? 3। सभी जानते हैं इस बात को कि केपलर के कितने सिद्धांत है? 3 नियम इन्होंने दिए, 3 सिद्धांत इन्होंने दिए। पहला सिद्धांत इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल वही बात जो किसने बोली थी? कोपरनिकस ने। मतलब इस बात को इन्होंने राइट कर दिया। क्लियर है? तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे कि पहला जो सिद्धांत था इन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या है? सन, और इसके चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं इसके चारों तरफ। तो इस थ्योरी को पहला नियम बोला गया केपलर का। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पहली बात। दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? दूसरी इन्होंने बात बोली कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नियत होती है। कि प्रत्येक ग्रह का एरियल वेग नियत होती है। अच्छा एक बात और याद रखना, इसमें पूछ लेता है कोई, पहले वाले नियम में ध्यान रखना कि ये भी बोला इन्होंने साथ साथ कि सूर्य जो होता है वो अपने फोकस पर स्थित होता है। किस पर होता है? फोकस पर। ये पहले वाले ही नियम में याद रखना पॉइंट। आ जाता है पेपर में, कौन से नियम में दिया है कि सूर्य अपने फोकस पर है, कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य अपने फोकस पर है। ये प्रथम नियम है केपलर का। दूसरा नियम इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सबकी। बात क्या है भाई देखना कि अगर मान लो यहां पर ये सूर्य है, ठीक है, और कोई ग्रह यहां पर चक्कर लगा रहा है, तो इन्होंने क्या बोला कि 2 कंडीशन इसमें होंगी, 2 कंडीशन इसके अंदर बनेंगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि एक बार सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगा, और एक कंडीशन ये बनेगी कि एक बार सूर्य पृथ्वी से दूर होगा। भाई ये वाली पक्की बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारी चीजें पक्की हैं जो हम बता रहे हैं, इसकी जो परिक्रमा करता है उसके अकॉर्डिंग सारी बात। तो बोला इन्होंने कि जब जब ऐसा हो कि पृथ्वी एक बार, जो भी ग्रह है, पृथ्वी हो चाहे कोई और हो, मैं पृथ्वी ले लेता हूं यहां पर, कि अगर मान लो पृथ्वी ग्रह सूर्य के एक बार नजदीक है और पृथ्वी ग्रह एक बार सूर्य से क्या है? दूर है, ऐसी कंडीशन भी होगी, तब भी इनका जो क्षेत्रीय वेग है वो हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस फर्क क्या आ जाएगा कि वो कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई जब पास आएगा तो ये वाला जो एरिया है ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई कम होगी। जब दूर जाएगा तो ये एरिया से करके लंबा हो जाएगा, लेकिन नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। बोला अगर इसमें चेंज नहीं होगा तो जब ये ग्रह पास होता है सूर्य के, कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ध्यान रखना भाई ये वाली बात, क्या बोलते हैं? उपसौर। ये वैसे मैं टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे, उपसौर। और जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूर होता है, वो अधिकतम दूरी होती है उसकी, और जब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। सबसे पहले तो आप इन दोनों पॉइंटों को याद करो, ये क्वेश्चन में बहुत पूछे आते हैं, उपसौर और अपसौर क्या होते हैं, और सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जब ग्रह सूर्य के पास होगा, सबसे नजदीक होगा, उस टाइम पर उपसौर, और जब सबसे दूर होगा उस टाइम पर अपसौर होगा। ये वाली बात एकदम से क्लियर रखनी है। तो ये वाला कौन सा नियम था? दूसरा नियम था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय एरियल वेलोसिटी कैसी होती है? एकदम से
कांस्टेंट होती है। मेरे ख्याल से ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे नियम के हिसाब से अपसौर और उपसौर निकल के आ जाते हैं। क्लियर है भाई। तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया, तीसरा नियम और देख लेते हैं। तीसरा नियम दिया कि कोई भी ग्रह, थर्ड लॉ क्या दिया कि जब कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, ये मान लो सन है और यहां से ये कोई ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहा है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, कि कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसका परिक्रमण काल मान लेते हैं हम क्या है, टी है। परिक्रमण काल क्या होता है दोस्तों, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम होता है। ठीक है, कि इसका परिक्रमण काल क्या है, मान लो टी है। तो सूर्य के परिक्रमण काल, जब कोई ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसके परिक्रमण काल का वर्ग, उसके परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह से उसकी औसत दूरी, मान लो यहां पर ग्रह है, फिर मान लो एक बार पास ग्रह है, एक बार और दूर ग्रह है, तो यहां पर जो दूरी आ रही होगी भाई देखना क्या होगा, जब पास, कभी पास होगा ग्रह, कभी दूर होगा, तो जब दूर होगा तो लंबाई ज्यादा, जब पास होगा तो लंबाई कम, तो कहीं लंबाई कम कहीं लंबाई ज्यादा, इन सबको मिलाकर जो उसकी एवरेज डिस्टेंस आती है, भाई एवरेज तो आपने पढ़ा है ना, जैसे मान क्या बोल देते हैं ना, प्रत्येक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब कम से कम 20 साल का तो कोई है ही एक इसमें, हो सकता है उसमें कोई 25 का भी होगा, कोई 18 का भी होगा, लेकिन सबके हिस्से में 20-20 आ रहा है, सबको मिल बांट के जब करते हैं, इतना तो पढ़ा है ना आपने मैथ। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि उसकी कक्षा से उसकी औसत दूरी, और उसने औसत दूरी क्या मानी है, आर, कि उसकी कक्षा से उसकी औसत दूरी के घन, घन बोलते हैं क्यूब, उसकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब इसके अनुसार जो फॉर्मूला आता है वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की पावर 3। टी क्या है, जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहा है, आर क्या है, जो इसकी एवरेज डिस्टेंस है सूर्य की ग्रह से, इसकी उसका क्यूब। अब इसने क्या बोला कि अगर ये वाली चीज आ गई तो इसको हम कैसे निकालते हैं। भाई देखना, आपने अगर आगे आगे पढ़ोगे तो जब ग्रह का कोई चक्कर लगाता, मान लो पृथ्वी है या बुध है, बुध को ले लेते हैं, तो बुध क्या है, सबसे नजदीक ग्रह है, इसके सबसे नजदीक ग्रह है ना, तो सबसे नजदीक ग्रह है, तो ग्रह बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 88 दिन लगते हैं, सिर्फ 88 दिन लगते हैं। लेकिन सबसे दूर कौन सा है दोस्तों, सबसे दूर ग्रह है आपका वरुण, और वरुण को टाइम कितना लगता है इसका पूरा एक चक्कर करने में, 165 दिन लगते हैं, 165। तो वह किसके आधार पर लग रहे हैं, इसके आधार पर कि भाई जो कभी दूर है कभी पास है, तो उसके एवरेज का, दूरी के एवरेज का क्या कर दिया, क्यू कर दिया। तो ये दोनों चीज के कौन सा पास है कौन सा दूर है वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको केपलर के तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है कि इससे अच्छा शायद मैं और नहीं समझा सकता हूं आपके लिए, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उपसौर अपसौर को, और ये क्या होता है टी स्क्वायर और आर क्यूब क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूज रहते हो। मेरे ख्याल से रटना नहीं है, समझना है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो भाई खत्म करूं इस वाले, केपलर समझ में आ गया। तो केपलर ने किसके लॉ को समर्थन किया, कॉपरनिकस। किसके लॉ को समर्थन किया, कॉपरनिकस। ठीक है, ये सब भूगोल विद्या है, ध्यान रखना, भूगोल में पढ़ रहे हैं हम, खगोल विद है सबके सब ये। ठीक है, पेपर में आता है। अब देखो इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था दोस्तों, गैलीलियो। गैलीलियो ये वैज्ञानिक हुए और इन्होंने 1642 ईस्वी में, तो उसमें भाई 1642 ईस्वी में इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया, और इन्होंने क्या बोला कि भाई बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इन्होंने कॉपरनिकस के ही सिद्धांत को समर्थन किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी है। किसने बोला, ये गैलीलियो ने समर्थन किया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया, जो बृहस्पति है, जुपिटर है, जुपिटर क्या है दोस्तों, जुपिटर है आपका एक प्लेनेट, ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, कि जो बृहस्पति है उसके इन्होंने 4 चंद्रमाओं की खोज की। चंद्रमा इक्वल टू उपग्रह, मतलब बोल सकते हैं हम मून इक्वल टू सैटेलाइट। भाई जो मून होता है एक्चुअल में क्या है, सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है, मून इसका नाम, तो ऐसे ही सबके सैटेलाइट है, उनको भी हम मून ही बोलते हैं। तो इन्होंने सैटेलाइट के, इन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया
और माइक्रोस्कोप से इन्होंने अपने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। कितने की? 4। तो ये गैलीलियो का एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में यहां तक आपको आ गई होगी। गैलीलियो का भी पॉइंट आप इस तरीके से नोट करोगे। इसके अलावा गैलीलियो के अलावा एक वैज्ञानिक और थे, ठीक है, और इनका नाम तो पेपर में भी सीजीएल में पूछा गया था, और इनका नाम था हर्शेल। क्या नाम था? हर्शेल। बात कब किया? 1805 की। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी तक इन लोगों ने जो सिद्धांत दिए थे, कॉपरनिकस हो या कोई और हो, टॉलमी हो, इनको अभी तक पता है क्या लगता था? इनको ये लगता था कि ये जो सौर मंडल है ना, जो सौर मंडल हम पढ़ते हैं, यही ब्रह्मांड है। इनको ये लगता था कि जो यूनिवर्स, जो सौर मंडल है, ये क्या है? यूनिवर्स है, पूरा पूरा ब्रह्मांड यही है बस। लेकिन इस बात को किसने गलत ठहराया? हर्शेल ने। हर्शेल ने बोला 1805 में कि सौर मंडल ही यूनिवर्स नहीं है, ऐसे सौर मंडल यूनिवर्स में बहुत है और अनगिनत है और हमें पता भी नहीं है अभी इतने इसके अंदर क्या है? सौर मंडल है। बोले यही जो हमने पढ़ लिया सूर्य पृथ्वी, यही सौर मंडल नहीं है, ऐसे बहुत सौर मंडल है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, ये किसने बात कही भाई? हर्शेल ने ये वाली बात कही। ठीक है, हर्शेल कौन है? खगोल वेत्ता है। ये पेपर में सीजीएल में आया था क्वेश्चंस कि हर्शेल निम्नलिखित में से क्या है। 2019 के सीजीएल में क्वेश्चन आया, देख लेना। ठीक है, तो इनके नाम ऐसे ही याद रखने बड़े जरूरी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब देखो सिद्धांत तो बहुत आए दोस्तों, बहुत लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए कि किस तरीके से ब्रह्मांड बन रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत थे उनके मैं कुछ के नाम यहां पर लिखूंगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम सिद्धांत का नाम लेंगे वो है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत। ये मेरे ख्याल से सबने तो पढ़ा ही है। बिग बैंग सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मान्य था, या तो डॉपलर सिद्धांत भी था, विमोचन का भी नियम था, काफी सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य है आज तक वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करें दोस्तों, ये बिग बैंग थ्योरी देखो, इस थ्योरी की बात करो तो ये थ्योरी 1927 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 ईस्वी में। और किसके द्वारा दी गई थी? बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं, बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंत्रे। और भी कुछ थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी कर देते हैं नाम है, जॉर्ज लेमेंत्रे इनका नाम है। इन्होंने क्या बोला इस थ्योरी के तहत कि जो ब्रह्मांड है ये एक बहुत विशालकाय पिंडों का बना हुआ था पहले। मतलब इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है कि एक बहुत विशालकाय पिंड था, बहुत विशालकाय, और ये विशालकाय जो पिंड था ये बहुत ज्यादा हैवी हुआ था, और इस पदार्थ के अंदर क्या हो गया? विस्फोट हो गया, और ये विस्फोट होने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। क्या इस छोटी सी बात में इस पॉइंट को मैं खत्म कर दूं? नहीं, इस बात को मैं समझाऊं। उन्होंने किस तरीके से बोला? उन्होंने बोला कि आज भी अगर देखोगे तो पूरा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है, आज भी बढ़ रहा है ब्रह्मांड। बोले जो कण है ब्रह्मांड के अंदर, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं फिर दोबारा से कि ये ब्रह्मांड है, तो इसमें कण क्या है? फैल रहे हैं। कि मान लो आज ये कण यहां पर है तो कुछ टाइम बाद ये यहां पर होगा, मतलब सालों बाद या कैसे भी करके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि आज ये कण अगर यहां पर है तो ये यहां पर इस तरीके से फैल के यहां पहुंचा जा रहा है, इस तरीके से कि ये वाला कण यहां पर आ गया, ये वाला कण यहां आ गया, ये यहां पर आ गया। इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? और फैल रहा है, मतलब ये और आगे को निकलता चला जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब कोई कण यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचा है, या यहां से यहां पहुंचा है, तो ऐसा भी तो हुआ होगा कभी कि ये कण यहां से यहां भी रहे होंगे, ऐसे करके भी रहे होंगे, ऐसे करके भी रहे होंगे। भाई ऐसा भी तो कभी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी ना ये हमेशा से यही होंगे कण। बोले कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि ये पॉइंट पर होंगे, कभी ऐसा भी हो, चलो, कि ये पॉइंट पर रहे होंगे। बोले जब एक पॉइंट पर होंगे तो इनके बीच में ये क्या है? इनके बीच में एक संकुचन शुरू हुआ होगा। ये कण एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए होंगे, इतने नजदीक आ गए होंगे कि ये कहा जाता है कि जहां पर
मैथ और फिजिक्स के नियम भी फेल हो जाते हैं। बोले इतने नजदीक आ गए होंगे, और जब ये ज्यादा नजदीक आ गए होंगे कण, यहां पर मैथ और फिजिक्स, क्योंकि कणों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो मिनिमम डिस्टेंस भी खत्म हो गई होगी इनके बीच में। बोले ये सारी चीजें जब खत्म हो गई होंगी, ये बिल्कुल इतने पास आ गए होंगे, तो यहां पर इनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और वो केमिकल रिएक्शन कैसा होगा जो भयंकर विस्फोट का कारण बना होगा। बोले जब भयंकर विस्फोट इसके अंदर हुआ तो इसमें जितने भी पदार्थ थे वो झटक कर इससे अलग हो गए, दूर दूर फैल गए। यह कहा जाता है कि उसके 3 लाख वर्ष बाद, कितने 3 लाख वर्ष बाद, ये घटना मैं कब की बता रहा हूं आपके लिए, ये भी जान लो कि बिग बैंग थ्योरी जो बोली गई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले की बताई जाती है। ठीक है, बोले 3 लाख वर्ष पहले इस ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, पूरा ब्रह्मांड भर गया, किससे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से पूरा ब्रह्मांड भर गया। बोले फिर क्या हुआ कि 3,80,000 साल पहले जो गैस थी हाइड्रोजन और हीलियम, वो क्या बन गए, फोटोन बन गए। क्या बन गए, फोटोन के कण बन गए। और ये फोटोन के कण से किसका निर्माण हुआ, इसी फोटोन के कण से निर्माण होता है दोस्तों गैलेक्सी का। किसका निर्माण होता है, गैलेक्सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिग बैंग की थ्योरी समझ में आई होगी, मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं 1 मिनट की वीडियो का टाइम देख लेता हूं, हाँ थोड़ा सा और 5-6 मिनट और ले लेता हूं मैं जल्दी से। तो देखो ये बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक और मैं थोड़ा सा आपके लिए एक और थ्योरी बता देता हूं, और दोस्तों इस थ्योरी को बोलते हैं हम डॉपलर सिद्धांत। देखो डॉपलर सिद्धांत लिखते चलिए ना आप सारी पॉइंट को, वैसे तो समझ में इतना आ जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। डॉपलर सिद्धांत की अगर बात करूं मैं दोस्तों, डॉपलर सिद्धांत, देखो ये डॉपलर सिद्धांत की अगर बात करोगे तो ये डॉपलर सिद्धांत किस पर आधारित है, ये प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर आधारित है। स्पेक्ट्रम ये लाइट के स्पेक्ट्रम पर आधारित है कि लाइट में 2 स्पेक्ट्रम है यहां पर, एक स्पेक्ट्रम होता है रेड और एक होता है वॉयलेट। यहां पर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार की रेजेस निकलती हैं इसमें से। ठीक है, वो हम पढ़ते भी हैं, आपने फॉर्मूले में पढ़ा भी होगा कई बार। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रम होता है रेड और वॉयलेट। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रम में इन्होंने ये बोला कि जब कभी भी प्रकाश के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम हो, रेड स्विफ्ट बोलते हैं इसको, रेड स्विफ्ट हो, क्या हो, प्रकाश के अंदर जब भी लाल विस्थापन हो, मतलब विस्थापन का मतलब है दूर जाना, विस्थापित होना एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्ट बोलेंगे इसे, कि जब भी प्रकाश के अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर लाल विस्थापन हो, इसे हिंदी में रक्त विस्थापन भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा है, अभी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अभी जो चीजें हैं वो दूर दूर जा रही है ब्रह्मांड में। अगर प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा हो, वॉयलेट स्विफ्ट हो, वॉयलेट शिफ्ट हो, इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, जितनी भी चीजें वो पास आती चली जा रही है, ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जब इन्होंने पूरे गणना की और पूरी रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि अभी जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो किस टाइप का है, रेड शिफ्ट का है। इसका मतलब अभी ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको डॉपलर सिद्धांत भी समझ में आया होगा। ये किसने दिया था, हब्बल ने दिया था। किसने दिया था, हब्बल, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हब्बल ने दिया था। हब्बल भी याद कर लोगे, काफी रहेगा इनके लिए। हब्बल ने ये सिद्धांत दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपने एक और सुना होगा, 2010 में जो सर्न क्या है दोस्तों, SERN, ये सर्न स्विट्जरलैंड की स्पेस एजेंसी है।
ठीक है, सर्न क्या है, स्विट्जरलैंड की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर सेंटर फॉर रिसर्च, न्यूक्लियर सेंटर फॉर रिसर्च, क्या होगा, न्यूक्लियर रिसर्च, जो भी हुआ आगे इसमें फुल फॉर्म बन जाएगी। 2010 में इस सर्न में वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये सारी सब चीजें तो दी गई है, बिग बैंग भी दी गई है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि फैल रहा है, तो इसका रहस्य पता लगाया जाए। और इस रहस्य को पता लगाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, ये जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखना। और स्विट्जरलैंड में ही इन्होंने 100 फीट गहरी और 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी, सुरंग का निर्माण किया। और उसके अंदर इन्होंने क्या बोले कि भाई हम रहस्य जानेंगे, इसका रहस्य क्या है। और इन्होंने गॉड पार्टिकल्स, जिसको माना जाता है हिग्स बोसोन का, हिग्स बोसोन जो कि ये माना जाता है यूनिट है हमारे ब्रह्मांड की, हिग्स बोसोन जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, गॉड पार्टिकल उसी का पार्ट है। और उसी गॉड पार्टिकल को खोजने के लिए विस्फोट इन्होंने बहुत किया था। इसमें 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। जो भी हुआ इन्होंने बहुत ज्यादा इसकी जानकारी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो हिग्स बोसोन है इसकी प्राइमरी यूनिट होती है और इसी को हम डार्क मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क मैटर भी हिग्स बोसोन को हमारे वैज्ञानिकों ने बोला है। तो देखोगे आज की क्लास को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, बताने को भी बहुत कुछ है, मेरा भी मन कर रहा है पढ़ाने को और ज्यादा। तो इसमें अभी हम बताएंगे डार्क मैटर क्या होता है, फिर ब्रह्मांड में क्या क्या और होता है, खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं, आकाश गंगा क्या है, तारामंडल क्या है, फिर नक्षत्र क्या है, राशियां क्या होती हैं, चंद्रमा, तारे, सारी चीजों को मैं अगली क्लासेस में जितना भी हो सकता है करूंगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप सभी को। मैं यहां से विदा लेता हूं। वीडियो को भाई शेयर जरूर करना, आपकी रिक्वेस्ट में मैं लाया तो हूं कि भाई कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी लाओ, लेकिन वीडियो शेयर नहीं होती है भाई। ये 35, 40, 50 व्यूवर्स आएंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, मैं बंद कर दूंगा सारी चीजों को। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, ठीक है। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा, टेक केयर।